हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। हिंदी के मैं आपको 2 लेक्चर्स अच्छे प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें एक में मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास और दूसरे लेक्चर में स्वरों की जानकारी दी थी। आज हमारा हिंदी का तीसरा लेक्चर है, क्योंकि हिंदी के लेक्चर्स की बहुत ज़्यादा बच्चों की तरफ से डिमांड आ रही है, जैसे कि उनके टीचर्स की वैकेंसी है, एसएससी जीडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको इसके कंटिन्यू लेक्चर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है व्यंजन। इसके पहले हम स्वर कवर कर चुके हैं, आज के टॉपिक में हम मेजर व्यंजनों को देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्यंजन होते क्या हैं? तो व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए साथ में एक स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम का लिखते हैं तो का जो है इसमें एक स्वर छुपा हुआ है, जैसा का ऐसा आधा लिखाता है, प्लस इसमें एक स्वर आ छुपा हुआ है। जब भी ये क और आ मिलकर क्या बन रहा है? का। इससे हम ये समझ चुके हैं कि व्यंजनों का मतलब ऐसी ध्वनियां होती हैं जिनमें एक स्वर छुपा हुआ होता है, या जिनको उच्चारण करने के लिए हमें एक स्वर की आवश्यकता होती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं व्यंजनों पे। तो आप अगर लास्ट क्लास को देखें तो मैंने आपको वर्णों का एक टेबल बनाया था। वर्णों के टेबल में हमने लिखे थे कि लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पे 45 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पे अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो 13 स्वर होते हैं, और लेखन के आधार पे व्यंजनों की बात करें तो 39 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पे अगर हम वर्णों की बात करें तो 45 है, अगर उच्चारण के आधार पे स्वरों की बात करें तो 10 है, और उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की बात करें तो 35 है। पिछले वीडियो लेक्चर में आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, स्वरों का हमारा वीडियो डला हुआ है, उसमें मैं आपको स्वर कवर कर चुका हूं सारे प्रकार के। इसलिए मैं आज आपको केवल व्यंजनों पे बात करने वाला हूं। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं तो मैं समझा ही चुका हूं। ऐसी ध्वनियां जिसको बोलने के लिए एक स्वर की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं कहलाती। चलिए आइए बात करते हैं व्यंजन। तो व्यंजन तो ऐसे हमने देखे हैं कि 39 और 35 व्यंजन है। मैं आपको पूरे व्यंजन गिन के बताऊंगा। एग्जाम में बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं यहां से कि कौन से व्यंजन कैसे कैसे उनको विभाजित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला जो हमारा व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं टोटल। इसको हम कैसे याद रखते हैं? इनके उच्चारण का स्थान भी पूछा जाता है, जैसे के, टी, एम, डी और ओ। इससे मैंने इसको याद रखा है। सीधी लाइन को याद रखने के लिए हम क, च, ट, त और प, इसको याद रखेंगे हम। क, च, ट, त, प। तो क, च, ट, त, प, इससे हम पूरे के पूरे कॉलम को याद रख सकते हैं, साथ ही साथ इनके वर्गों को याद रख सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, दो पाइयाणा, त, थ, द, ध और न, और प, फ, ब, भ और म। ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर बात करें कि इनके उच्चारण स्थान की, तो के से मतलब होता है कंठ, के मतलब होता है कंठ। टी से हम याद करते हैं तालु, इसका मतलब होता है मूर्धा या मूर्धन्य। डी से हम याद रखते हैं दंत, और ओ से हम याद रखते हैं ओष्ठ। तो ये इनके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। का वाला जो पूरा वर्ग है ये सारा का सारा कंठ से बोला जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, ण। ता वाला जो पूरा का पूरा वर्ग है उसको मैंने टी से याद रखा है, टी मतलब तालु। च, छ, ज, झ, या, इसको बोलने में हमारे तालु के इस्तेमाल होता है। अगर एम्स की बात करें, टा वाला जो वर्ग है पूरा का पूरा मूर्धन्य वर्ग कहलाता है, जिसको हम याद करने के लिए मैंने इसको एम से याद रखा है। ट, ठ, ड, ढ, ण। डी मतलब होता है दंत, तो ता वर्ग जो है हमारा पूरा का पूरा दंत वर्ग आएगा, जैसे त, थ, द, ध, न। बोलने पे भी समझ में आता है। दंत में दांत पे स्पर्श होगा, कंठ में कंठ से एक वाइब्रेशन होगा, तालु में जीभ तालु को टच करेगी। तो आप बोल के भी देख सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद रखना, KTMDO को याद रखना है बस, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। ये इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है। इसके बाद ओ से जो पा वर्ग है ये हमारा ओ लिखा है, मतलब ओष्ठ से, होठों से बोला जाएगा, जैसे
प, फ, ब, भा और मा, इनका आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली होठों का इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो हमारे 25 व्यंजन है ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये देखिए कुल व्यंजनों की संख्या मैंने यहां लिखे रखी है आपको स्पर्श, स्पर्श हो चुके हैं 25। अब हम बात करते हैं आगे। स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं 4 व्यंजन जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन अंतस्थ व्यंजनों की विशेषता यह है कि ये कम समय लेते हैं बोलने में, जैसे य, र, ल और व बोलने में कम टाइम लग रहा है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 25 + 4 कितने हो गए 29, ये हो गए यहां तक 29 व्यंजन। 4 व्यंजन कौन से, य, र, ल और व। हालांकि इन अंतस्थ व्यंजनों को भी और दूसरे व्यंजनों में बांटा गया है। जैसे अंतस्थ जो 4 व्यंजन है इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है हमारा अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर व्यंजन में हम य और व को लेते हैं, मतलब वो पहला वाला और लास्ट वाला, ये कौन सा कहलाएगा, अर्ध स्वर व्यंजन। अर्ध स्वर व्यंजन कौन से होंगे, य और व, अंतस्थ से निकल के आ रहे हैं। पार्श्विक व्यंजनों की अगर मैं बात करूं तो जो ला है ये हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ला कौन सा व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन। और जो लास्ट में जो बचा है इसको हम लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण पे एक कंपन सा महसूस होता है। जैसे रा बोलते हैं तो जीभ में एक कंपन उत्पन्न होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होता है, इसलिए इसको लुंठित या प्रकंपी व्यंजन कहा गया है। यहां तक ये 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसके उच्चारण पे हमारे मुख से एक ऊष्म हवा, एक गर्म हवा निकलती है। जैसे श, श, स और ह, आप चाहें तो उच्चारण करके देख सकते हैं। शक्कर का श, षटकोण का सा, सरोते का सा और हल वाला हा। श, स, स और ह, ये 4 जो हैं आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यहां से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्न 4 में से कौन से ऊष्म व्यंजन नहीं है, या निम्न 4 में से कौन से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इसलिए आपको इस क्लास को बहुत डिटेल में समझना चाहिए। आगे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजन है। हालांकि हम देख रहे हैं कि हमने उच्चारण के स्थान पे इन संयुक्त व्यंजनों को जगह नहीं दी है, जब ही उन व्यंजनों की संख्या 35 मानी गई है। और इन संयुक्त व्यंजनों को लेखन में हमने जगह दी है, जब ही उनकी संख्या कैसे हो जाती है, 39 हो जाती है। तो लेखन के आधार पे ये 39 व्यंजन है जिनमें संयुक्त व्यंजन एडेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, जबकि उच्चारण के स्थान पे इन संयुक्त व्यंजनों को जगह नहीं दी गई है, इसलिए वो 35 है और इनकी संख्या 39 है। चलिए आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलके बनते हैं, जैसे कि का और श षटकोण का। ये आधा का लिखा है, हलंत का मतलब होता है वो शब्द आधा है। अगर किसी भी शब्द के नीचे में ऐसा हलंत लगा दूं, इसका मतलब है ये आधा स्वर है। ठीक है, मतलब आधा वर्ण है। तो संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो आधा का और शा मिलके क्या बन रहा है, क्षत्रिय वाला श बन रहा है। अगर ता और रा को हम जोड़ें तो त्रिशूल वाला त्र बनता है। जा और इया को मिला दें तो ज्ञानी का बनता है, और शा और रा को बना दें तो श्री वाला श्रा बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप पुराने सेट पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो पूछता है कि बताएं श्रा कैसे बनता है, ऑप्शन में दे देगा ता और रा से बनता है, या का और शा से बनता है, या जा और या से बनता है। तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखें। ठीक है, ये 4 जो हैं आपके क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ये आपके कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द्विप्त व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, या इसी को हम विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम दिए, द्विप्त, उच्छिप्त या विकसित व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, तो ये 2 होते हैं। देखो डा डमरू का लिखा है और ढा ढक्कन का लिखा है। इन डमरू और ढक्कन के नीचे अगर मैं एक पॉइंट लगा दूं, एक बिंदु लगा दूं, तो वे हमारे उच्छिप्त, विकसित या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो ये 2 व्यंजन जो है हमारे कौन से व्यंजन है, द्विगुण। नाम से समझ में आ रहा है द्विगुण, मतलब इनमें 2 गुण हैं। कौन कौन से गुण है, एक तो ये अपने आप में व्यंजन है, साथ में इनके नीचे बिंदी लगी हुई है। तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे 39 व्यंजन, 39 व्यंजन कंप्लीट है। अगर आपसे बोलें कि उच्चारण के स्थान पे कौन से व्यंजनों को नहीं जोड़ा है, संयुक्त व्यंजनों को नहीं जोड़ा, इसलिए संख्या 35 है। संयुक्त को जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी, मतलब 39 हो जाएगी।
चलिए आइए, ऐसा नहीं है कि व्यंजन इतने में ही खत्म है, व्यंजन और बहुत लंबा टॉपिक है, यहां से लेकिन आपके मेन सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो और भी प्रकार के व्यंजन होते हैं, जैसे यहां लिखा है द्विप्त व्यंजन। द्विप्त व्यंजन का मतलब ये था द्विगुण और यह है द्विप्त। द्विप्त का मतलब होता है आधे आधे अक्षर वाले व्यंजन, जैसे आधा ला और आधा ला लिखा रहता है, आधा चा लिखा रहता है। एग्जाम्पल के से समझते हैं हम, जैसे दिल्ली। दिल्ली जो शब्द है इसमें कौन सा व्यंजन इस्तेमाल किया गया है? द्विप्त व्यंजन का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम चच्चा शब्द देखें या बच्चा शब्द देखें या कोई सा भी ऐसा शब्द जिसमें आधा व्यंजन और उसी के कंप्लीट व्यंजन इस्तेमाल होता है, जैसे कि चच्चा लिखा है यहां, अगर आपसे एग्जाम में आता है कि चच्चे में कौन सा व्यंजन है या दिल्ली में कौन सा व्यंजन इस्तेमाल किया गया है, तो दिल्ली में व्यंजन किया गया है इस्तेमाल द्विप्त व्यंजन। ठीक है, और आगे देखते हैं आगत व्यंजन। नाम से समझ में आ रहा है, आगत मतलब होता है बाहर की भाषाओं से आए हुए, जैसे अरबी और फारसी भाषाएं हिंदी में आई तो उन्होंने अपने साथ एक नए व्यंजन और नई ध्वनियां लाई। जैसे पा के नीचे बिंदी लगा दें तो प बोलते हैं, फा के नीचे बिंदी लगा दें तो फ बोलते हैं, और जा के नीचे बिंदी लगा दें तो ज बोलते हैं। आप देख रहे हैं जैसे उर्दू भाषाएं और जो फारसी भाषा रहती है इसमें इस टाइप के शब्द का इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज फ। तो ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? हमारे आगत व्यंजन। तो ऐसा नहीं है, आगत व्यंजन और भी होते हैं, इनके नीचे बिंदी लगी रहती है, तो ये हमारे आगत व्यंजन। तो ये आपके पूरे के पूरे हो गए व्यंजनों की संख्या। लेकिन व्यंजनों के और भी वैरायटी हैं, जैसे कि दो प्रकार के व्यंजन और होते हैं। एक है आपका प्राणत्व व्यंजन, मतलब प्राण वायु के आधार पे। प्राणत्व व्यंजन, प्राण वायु मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम श्वास भरते हैं उसे हम कहते हैं प्राण वायु। तो उस प्राण वायु के आधार पे दो प्रकार के व्यंजन और बताए गए हैं। एक होते हैं अल्प प्राण, मतलब जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दूसरे व्यंजन होते हैं महाप्राण, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो इनको अगर हम नाम दे दें, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉलम है, 5 रो और 5 कॉलम मिलके कितने बन गए? 25 स्पर्श व्यंजन है। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में अल्प प्राण महाप्राण छुपे होते हैं, तथा घोषत्व के आधार पर सघोष और अधोष भी इन्हीं में से हम निकालते हैं। कौन कौन से होंगे अल्प प्राण? अल्प प्राण होंगे पूरा का पूरा आपका का वर्ग। का वर्ग में क च ट ता और पा, ये पूरा का पूरा वर्ग जाएगा अल्प प्राण में। अल्प प्राण में तीसरा वर्ग भी जाता है, जैसे ग ज ड द और ब, ये भी हमारा अल्प प्राण व्यंजन। पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम है ये कौन सा कॉलम कहलाएगा? अल्प प्राण। पांचवा जो है या अणा या ना और मा, ठीक है, ये आपके जो 5 हैं ये आपके कहलाएंगे अल्प प्राण। तो अल्प प्राणों की अगर संख्या पूछे तो टोटल कितनी संख्या होगी? 5 तिया 15। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अल्प प्राणों की संख्या बताएं। 15 अल्प प्राण है। कौन कौन से हैं? 1 3 5। इसी स्पर्श व्यंजन में से हम अल्प प्राण और महाप्राण निकाल रहे हैं। एक ये पूरा का पूरा 1, ये पूरा का पूरा 3 और ये पूरा का पूरा 5, ये कौन से? अल्प प्राण। महाप्राण की संख्या बोले तो 10 है महाप्राण। कौन कौन से जो बच गए? जैसे कि पूरा का पूरा हमारा खा वाला कॉलम और हमारा घ घर वाला कॉलम, जैसे ख छ ट थ और फ, ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? महाप्राण। ऐसे ही हम देखते हैं चौथा वर्ग जो है घ घर वाला, घ झ ड ध और भ, ये कौन सा हमारा कहलाएगा? महाप्राण। तो इसी 25 स्पर्श व्यंजनों में से ही हमने अल्प प्राण और महाप्राण छाटे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। घोषत्व और सघोष और अघोष। घोषत्व के आधार पे, मतलब घोषत्व के आधार पे हम जो है व्यंजनों को भी फिर से दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है सघोष, दूसरा है अघोष। सघोष व्यंजन कौन कौन से कहलाएंगे? ये देखिए, ये लिखा है सामने उसके 3 4 5, मतलब ये जो लास्ट के 3 हैं ये आपके कौन से हैं? सघोष हैं। पूरा का पूरा तीसरा कॉलम गा से गा वाला, पूरा का पूरा खड़ा कॉलम, घा घर वाला और या वाला, पूरा का पूरा जो गड़ा खड़े कॉलम है, ये तीनों कॉलम क्या कहलाएंगे? हमारे सघोष व्यंजन। इनकी संख्या आपसे पूछे तो इनकी संख्या पुनः 15 हो जाएगी। अगर अघोष व्यंजनों की बात करें तो अब अघोष व्यंजनों में ये दो जो कॉलम बचे हैं, ये 2 कॉलम बचे हैं, ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाएंगे? अघोष व्यंजन। कौन कौन से? क वाला और ख वाला, ये जो खड़ा वर्ग है का और ख वाला, ये आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे। तो ये थी आपकी एक व्यंजन की जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं स्वर और व्यंजनों से।
तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करें तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और प्लीज उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।